ये शुरू करते हैं अभी एक नए टॉपिक को लेके जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, चलो आ जाओ, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट पे बात करेंगे। ये क्या बोलता है भाई? देखो पहले समझो नेशनल इनकम होता क्या है। और जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, अभी भी यही बोलेंगे कि इंडिया के हर लोगों के इनकम को जोड़ दो। अब कैसे पता चलेगा हर लोगों का इनकम? तो भाई इनकम टैक्स भराया क्यों जाता है, इसीलिए ना। और सबका जो आधार पैन लिंक कराया गया है उसके पीछे का मोटिव क्या है? ताकि सरकार जान पाए कि आप अगर कोई ओरिजिनल सोर्स से जो भी आप कमाई कर रहे हो वो सब आपका इनकम हमारे पास कंसीडर्ड है। लाइक अगर हम मुस्कान से फीस लिए, ठीक है, या किसी से भी फीस लिए, तो हम फीस ऑफिशियली तो तुमको बिल काट के नहीं ले रहे हैं। और अगर हम बिल काट के नहीं ले रहे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये इनकम सरकार के पास नहीं दिखेगा। लेकिन जो ऑफिशियली, मानो किसी का सैलरी आ रहा है तो सैलरी अगर उसके अकाउंट में आ रहा है तो वो उसका क्या है? ऑफिशियल इनकम। अब वो इनकम सरकार को दिख जाएगा कि हाँ जी आप कितना कमा रहे हैं। तो जब भी कभी आप किसी ऑफिशियल सोर्स से कमाते हैं तो सरकार को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि आपने कितना कमाई किया है। तो ठीक है, ये बात समझ में आया, ऑफिशियल सोर्स वाला बात। देश का हर किसी का इनकम को जोड़ दो, फिर देश वाला आदमी कहीं बाहर जाके कमाने गया, उसका भी उधर से कमा के तो इंडिया ही लेके आएगा, उस कमाई को भी जोड़ दो, टोटल को मिला दिए, वही नेशनल इनकम है। अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। तो बोलता है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। जो कौन कमाता है? एक नॉर्मल रेसिडेंट कमाता है, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। पूरे अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अकाउंटिंग पीरियड किसको बोलते हैं? जो 1 अप्रैल को शुरू हो और खत्म कब हो? 31 मार्च को जाके खत्म हो जाए। फिर बात आता है फैक्टर्स इनकम क्या होता है। अब फैक्टर इनकम तुम लोग को तो पता ही है, फैक्टर इनकम क्या होता है भाई? हाउस होल्ड सेक्टर वाले प्रोड्यूसर सेक्टर को जो सर्विसेज देते हैं और प्रोड्यूसर सेक्टर वाले जो उस सर्विसेज के बदले पेमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? फैक्टर इनकम। किसके लिए इनकम हो गया? हाउस होल्ड सेक्टर वाले के लिए इनकम हो गया। और प्रोड्यूसर सेक्टर वाले के लिए क्या हो गया? फैक्टर पेमेंट हो गया वो। ठीक है, किस लिए वो फैक्टर पेमेंट किए? क्योंकि फैक्टर सर्विसेज उन्होंने लिया है ना। तो ऑल दोज इनकम्स विच आर रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड के द्वारा जो इनकम रिसीव किया गया बाय रेंडरिंग द सर्विसेज टू द फर्म्स, फर्म को सर्विस देने के लिए। फैक्टर इनकम्स आर रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर इनकम है ये किससे रिलेटेड है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। भाई अगर प्रोडक्शन ही नहीं होता तो ये फैक्टर इनकम का चांस ही नहीं था। तो ये फैक्टर इनकम किससे पूरा डिपेंडेंट है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, और क्या बोला? तो बोलता है इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर फ्रॉम द फर्म्स फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज। चाहे आप वो बोल दो चाहे आप ये बोल दो, दोनों एक ही बात हो गया। अल्टीमेटली बात यही है, फैक्टर इनकम का मतलब जो भी हम फैक्टर सर्विसेज किसी को दिए उसके बदले जो हम पेमेंट रिसीव किए, जिसने रिसीव किया उसके लिए क्या हो जाएगा? वो फैक्टर इनकम हो जाएगा। जो जिस भी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, लाइक तुम लोग से हम जो फीस ले रहे हैं, दिस इज माई फैक्टर इनकम। और तुम्हारे लिए ये क्या है? फैक्टर पेमेंट। रीजन क्या है तुम्हारा फैक्टर पेमेंट का? बिकॉज यू आर टेकिंग फैक्टर सर्विसेज। तो तुम फैक्टर सर्विसेज ली हो जिसके बदले फैक्टर पेमेंट की हो, और मेरे लिए वो क्या हो गया? फैक्टर इनकम। अच्छा, हम तुमको क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? फर्स्ट, टीचिंग का सर्विसेज दे रहे हैं। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्विसेज दे रहे हैं। भले ही दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट, हम तुमको सिर्फ यही बोल रहे हैं कि हम तुमसे ट्यूशन फी ले रहे हैं, पर ये ट्यूशन फी नहीं है। ये ट्यूशन फी में हमारा पढ़ाने का भी कॉस्ट इंक्लूडेड है, प्लस में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कॉस्ट इंक्लूडेड है, जहां पे तुमको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, जहां तुम बैठ के पढ़ सकती हो, जहां पे तुमको कंफर्टेबली बैठने में कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो वैसा एक जगह दे रहे हैं, एक प्लेस दे रहे हैं, तो वो सारे सर्विसेज के बदले तुमसे पैसा ले रहे हैं। तो ये सारे सर्विसेज को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। सारे का मतलब जितने तरह के चीज हो गए, अलग अलग वैरायटीज, वो फैक्टर हो गया। और फैक्टर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले हमको क्या मिल रहा है? फैक्टर इनकम मिल रहा है। समझ में आ गया? फिर बात आता है नॉर्मल रेसिडेंट। भाई ये नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? सिंपल सा बात, जो इंडिया में रह रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का, जो भारत में ही रहा है, भारत में ही निवास कर रहा है, इंडियन रेसिडेंट। सीधा सा बात। तो बोलता है ए पर्सन हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन द कंट्री, वाह, जो अपने देश में ही रहते हैं, and whose economic interest lies in that country is known as normal resident of that country। क्या बोला भाई जो व्यक्ति ऑर्डिनरली इंडिया में ही रहते हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही लाई करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट हमारे कंट्री का बोलेंगे। अच्छा, तो सर क्या एक व्यक्ति कोई बाहर का है, इंग्लैंड का आदमी है, पर वो इंडिया ही आ गया, इंडिया में ही शिफ्ट कर गया, यहीं पे अपना धंधा बिजनेस चला रहा है, क्या वो इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा या नहीं? ऑब्वियसली कहलाएगा।
जो व्यक्ति इंडिया में, हम कंडीशन क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति ऑर्डिनरली इंडिया में रिसाइड कर रहा है, ऑर्डिनरली रिसाइड मतलब जो यहीं रह रहा है, और जिसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब बिजनेस वाला बात, फायदा वाला बात, प्रॉफिट वाला बात, तो जिसका प्रॉफिट भी इंडिया से ही जुड़ा हुआ है, इसी कंट्री से जुड़ा हुआ है, वो इस कंट्री का रेसिडेंट कहलाएगा। सीधी सी बात ये मान के चलना। देखो दो बात याद रखना, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है सिटीजन। ये दोनों में अंतर है। रेसिडेंट बाहर के कंट्री वाले भी इंडिया के हो सकते हैं, बाहर के कंट्री वाले इंडिया में आए, इंडिया में ही रहने लगे, वो इंडिया के रेसिडेंट हो जाएंगे। और सिटीजन का मतलब होता है भारत का नागरिक होना। तो नागरिकता किसके पास है, जिसका जन्म इंडिया में हुआ है, जो इंडिया का ही बोर्न पीपल है, वो इंडिया का ही रेसिडेंट है। कहा जाता है ना, तुमको बाहर का अगर मान लो बाहर का नागरिकता चाहिए तो तुमको वहां जाके शादी करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हारे जो किड होंगे वो सब किड वहीं के हो जाएंगे, वहीं के रेसिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उनका जन्म भी वहीं हुआ। और एक बात और, मानो ऐसा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल बड़ा सटीक है और इसको याद रखना। जैसे मानो कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में रह रहा है, उसका 2-3 पुश्त न्यूयॉर्क में ही है, वहीं पे अमेरिका में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन पता चला उसके परदादा जी जो थे वो इंडिया के थे, उनका जन्म इंडिया में ही हुआ था। और वो कब जन्म हुआ था, 1947 से पहले, देश को आजाद होने से पहले। याद रखना, देश को आजाद होने से पहले, अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब देश का आजादी से पहले जिस भी व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ है और इंडिया छोड़ के वो लोग बाहर चले गए, उनके फैमिली वाले, तो माना जाएगा कि वो मूल निवासी भारत के ही हैं। वो जितने भी व्यक्ति 2-3 पुश्त से बाहर रह चुके हैं, उनका बाल बच्चा सब गोरा हो चुका है, सब गोरा ही परिवार है पूरा, विदेशी जैसा सब दिखता है, पर उससे कोई मतलब नहीं है, वो इंडिया का ही रेसिडेंट कहलाएगा, इंडिया का ही सिटीजन कहलाएगा, नागरिकता उसके पास है इंडिया का, क्योंकि वो इंडिया के ही हैं उनके पूर्वज। और लेकिन रेसिडेंट और सिटीजन दोनों में अंतर है। रेसिडेंट कोई भी हो सकता है भाई, जो देश में आके यहीं रह गया, यहीं पे बिजनेस चला रहा है, धंधा बिजनेस सेट कर लिया, बस वो यहीं का रेसिडेंट कहलाएगा। मानो बनारस में आके एक विदेशी आया, कभी मतलब सुना था बहुत वाराणसी के बारे में कि भाई मोक्ष की धरती है, वहां जाना चाहिए घूमने, तो एक फॉरेनर इंग्लैंड का आदमी आया, गोरा आदमी, लंबा चौड़ा, मस्त एकदम, ट्रैवल के लिए इंडिया आया, गया वहां पे वाराणसी में, पूजा अर्चना किया, मनमुग्ध हो गया, बोला अब तुमको वाराणसी छोड़ने का मन ही नहीं करता है। वहीं रहने लगा, रहते रहते क्या किया, वहीं पे एगो दुकान खोल लिया जहाँ पे पूजा पाठ का सामग्री बेचने लगा, और वहीं पे सेटल हो गया। बोला अब हम धार्मिक आदमी हैं, पूजा पाठ का सामान बेचेंगे, गंगा मैया का रोज दर्शन करेंगे और यहीं अपना जीवन यापन करेंगे। इंडिया में ही सेटल हो गया, इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। वो अपने पूजा पाठ वाले बिजनेस से जितना पैसा कमाएगा, वो सारा पैसा इंडिया के नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। रेसिडेंट और सिटीजन में अंतर समझ में आया। हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंट का, कि कौन सा व्यक्ति है जो रेसिडेंट हो सकता है। तो भाई रेसिडेंट वही व्यक्ति हो सकता है जो ऑर्डिनरली रिसाइड करता है इंडिया में, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया से ही जुड़ा हुआ है। ये दो कंडीशन जहां आया, समझ जाना वो इंडियन रेसिडेंट है। आगे देखो, ऐसा बड़ी कहानी इसमें मिलेगा। ऑर्डिनरली रिसाइडिंग का मतलब क्या हो गया भाई? अभी जो हम इतना कहानी सुना रहे थे, अभी थोड़ा उसको देखो कि ऑर्डिनरली रिसाइड्स का मतलब क्या हो गया। तो बोलता है रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर। जिस कंट्री में आप 1 साल या उससे ज्यादा रह गए हो, उसको आप बोलोगे ऑर्डिनरली रिसाइड्स। मतलब हम क्या बोले, सालों से वो यही रह रहा था, तो कम से कम 365 डेज और मोर। हालांकि टैक्सेशन में ऐसा बात चलता है, पर इस जगह पे इकोनॉमिक में सीधे बोला 1 ईयर और मोर, कि 1 साल या उससे अधिक जो व्यक्ति रह गया इंडिया में, उसको ऑर्डिनरी रिसाइड हम इंडिया का बोल देंगे। ठीक है, वो इंडिया के ही टैक्सेशन के दायरे में आएगा, सब कुछ उसका इंडिया पे ही कंडीशन लगेगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब फिर क्या होगा? 2 बात बताया ना, एक तो इंडिया में ऑर्डिनरली रिसाइड करता है, और दूसरा उसका इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया से ही बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या? इट मींस कंडक्टिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टिंग इन दैट कंट्री। 3 वर्ड बताया। चाहे तो आप यहीं पे किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, मानो वो कपूर का फैक्ट्री डाल दिया वहीं पे और बोला आप कपूर बनाएंगे और यहीं पे बेचेंगे कपूर। कंजम्पशन मतलब यहीं पे चीजों को कंज्यूम कर रहा है, खपत कर रहा है, यहीं पे अपना पैसा उड़ा रहा है, बर्बाद कर रहा है, अपना जो पैसा उसके पास था वो कंजम्पशन करना। इन्वेस्टिंग, यहीं पे कहीं पे पैसा लगा रहा है। तो चाहे तो प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे तो कंजम्पशन कर रहा है, चाहे तो इन्वेस्टिंग कर रहा है। किसमें? हाँ, इसी कंट्री में, जिस कंट्री में वो है, इंडिया में। तो वो यहाँ का, इसका मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर बोलता है फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर्ड। बोलता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। बोलता है नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, उसमें कौन कौन इंक्लूड हो जाएंगे?
इंडिविजुअल भी हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशन भी हो जाएंगे। वाह। फॉर एग्जाम्पल मानो आईडीएफसी बैंक, ये बैंक इंडिया से बाहर का बैंक था, इंडिया में आया, अपना बहुत सारा ब्रांचेस खोला और इंडिया में बहुत बढ़िया इसका बिजनेस चलने लगा, सालों से यही बिजनेस कर रहा है, वो भी इंडियन रेसिडेंट ही कहलाएगा, क्योंकि उसका भी बिजनेस इंडिया से कनेक्टेड है ना, इंडिया में वो बिजनेस कर रहा है ना सालों से, चाहे वो बाहर का कंपनी क्यों ना हो, लेकिन इंडिया में कर रहा है बिजनेस ना, इंडियन रेसिडेंट में वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी बात किया जा रहा है, ये नहीं कि खाली इंडिविजुअल, मतलब लोग के बारे में ही बात कर रहा है, बिजनेस के भी बारे में बात कर रहा है, धंधा के बारे में भी बात कर रहा है कि कोई धंधा इंडिया आया, जैसे हम बोले सनसिल्क पता नहीं कहाँ का है बाहर, लॉरियल पेरिस इंडिया आया, इंडिया में उसका सेटअप है, बिजनेस का सेटअप है ना, इंडिया का बिजनेस हो गया, वो पोर्शन उसका इंडिया का ही कहलाएगा, सीधा सा बात। बाहर फॉरेन का जो पोर्शन है वो बाहर का है, लेकिन जो पोर्शन इंडिया का है, या जो अपना हेड ऑफिस को इंडिया में खोल दिया, अब तो वो इंडियन कंपनी ही हो गया। खैर इतना तो तुमको जानना भी नहीं है। ए नॉर्मल रेसिडेंट मे और मे नॉट बी ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। क्या बोला कि एक नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो इंडियन सिटीजन, अभी जो हम बता रहे थे, सिटीजन होना और रेसिडेंट होना दोनों में अंतर है। तो बोलता है कि अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंट है, मे और मे नॉट बी ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, वो इस कंट्री के सिटीजन हो या नहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इट मींस ए नॉर्मल रेसिडेंट कैन बी ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री ऑल्सो। तो नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो अनदर कंट्री के भी सिटीजन हो सकते हैं, उनको रेसिडेंट होने के लिए बस यही है कि 1 साल से ऊपर आप इंडिया में रह गए, आप रेसिडेंट हो गए। अब जैसे हम लोग का बात कर लिया जाए तो हम लोग तो इंडिया के ही सिटीजन हैं, तो हम लोग सिटीजन हैं, लेकिन जो बाहर से आके यहाँ रह रहा है वो यहाँ का क्या है, रेसिडेंट है। और हम लोग दोनों हैं, सिटीजन के साथ साथ रेसिडेंट भी हैं, यहीं रहते हैं, यहीं पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। मानो हम लोग निकल गए घूमने के लिए इंडिया से बाहर, 6 महीना बाहर घूम के फिर इंडिया आ गए। अरे एजेंडा सिर्फ घूमना था, उधर सेटल नहीं होना था। सेटल हो जाते तो फिर उधर के रेसिडेंट हो जाते, या इंडिया के रेसिडेंट उस साल के लिए हम नहीं होते, उस साल के लिए हम इंडियन रेसिडेंट से बाहर हो जाते, हम एनआरआई हो जाते, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हमारा एजेंडा तो घूमना था, ऐसा थोड़ी ना मेरा नागरिकता छूट जाएगा, नागरिकता मेरा नहीं छूटेगा। तो नॉर्मल रेसिडेंट समझ में आ गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। क्या बोला, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई बाहर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह या कुछ भी है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो सकता है उस कंट्री का। ठीक है ना। बॉर्डर वर्कर्स, अब ये वाला पॉइंट समझो, बॉर्डर वर्कर और पर्सन हु क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन 2 countries daily in order to work in one country are the resident of the country in which they live, not of that country in which they are working. Okay, बोला बॉर्डर वर्कर का बात कर लो, वैसा वर्कर जिनका यही काम है कि वो इस कंट्री से उस कंट्री में चले जाते हैं, फिर वहां से यहां आ जाते हैं। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। मानो एक है एयर होस्टेस जो इंटरनेशनल फ्लाइट में काम करती है। ठीक है, अब इंटरनेशनल फ्लाइट में वो काम करती है, लेकिन ये एयर होस्टेस जो काम कर रही है वो कौन से कंपनी में काम कर रही है, वो काम कर रही है एयर इंडिया में काम कर रही है। और एयर इंडिया में उसका जो जहाज है वो मुंबई से ओरिजिनेट होता है, मुंबई से निकलता है और मुंबई से लंदन की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब वो रोज ही मुंबई से लंदन जाती है और लंदन से वापस मुंबई आ जाती है। उसका अब देखो, लंदन जाती है तो वो फ्लाइट बीच में होल्ड करता है। ठीक है, वहां रुकता है, वहां उसको रुकना होता है। अब कोई आदमी 24 घंटा ड्यूटी तो नहीं करेगा, फ्लाइट वहां जाएगा तो 1-2 दिन का उसका स्टे रहता है, फिर उसके बाद फ्लाइट उधर से रहता है लंदन से, फिर वो फ्लाइट पकड़ती है और मुंबई आ जाती है, फिर मुंबई में भी 1-2 दिन होल्ड करती है, फिर लंदन चले जाती है। उसका आधा टाइम इधर बीतता है, आधा टाइम उधर बीतता है, कभी ज्यादा टाइम भी उधर बीत जाता है। तो पता चलता है कि कभी कभी 2-3 महीना उधर ही फ्लाइट चल रहा है, मतलब उधर के ही फ्लाइट में वो जॉब कर रही है, कहीं दूसरे कंट्री से किसी और कंट्री में चली गई, उस कंट्री से कोई और कंट्री में आ गई, फिर इंडिया आ गई, फिर इंडिया से कहीं और गई, फिर उधर से कोई और कंट्री गई, फिर इंडिया आ गई। तो उसका काम ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, इंडिया से। तो जिसका काम, वो काम किस लिए कर रही है, इंडिया के लिए। तो जिसका काम ओरिजिनेट जहां से होगा वो वहीं का रेसिडेंट कहलाएगा, सीधा सा बात। जो काम कहां के लिए कर रहा है, इंडिया के लिए, और है कहां का, इंडिया का, तो वो तो सिर्फ काम के पर्पज से दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो वो इंडियन रेसिडेंट ही कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, एक और बढ़िया एग्जांपल, शिप का एग्जांपल लेते हैं। कोई शिप है, अब जैसे मर्चेंट नेवी का जॉब है, शिप में रहता है।
अब वो मल्टीपल कंट्री में ट्रैवल कर रहा है। अब वो चूंकि वो जहाज बहुत धीरे चलता है, मानो वो निकल गया लंबे ट्रिप पे, निकल गया सालों भर का ट्रिप पे निकल गया बाहर, दूसरे कंट्री में ही घूम रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया उसको दूसरे कंट्री में घूमते हुए, लेकिन उसको घूम के तो इंडिया में ही आना है, क्योंकि वो काम शुरू किया था इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए काम शुरू किया था तो इंडियन रेसिडेंट ही कहलाएगा। ठीक है, भले ही वो काम बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग के पर्पस से, तो डेली वर्कर है, उसका तो वही काम है, दूसरा कंट्री में जाना, पर काम वो इंडिया के लिए कर रहा है तो वो इंडियन रेसिडेंट ही कहलाएगा। ठीक है, अगला बात, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स and members of armed forces are the normal resident of that country to which they belong। सोचो, एक कौन सा पुलिस वाला मूवी था, सिंघम था शायद, सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी कुछ तो था, जिसमें जितने भी पुलिस वाले थे, मुंबई पुलिस को भेजा जाता है मुंबई से बाहर दूसरे कंट्री में, क्योंकि वहां पे बदमाश जो है वो उधर छुपा रहता है, तो मुंबई पुलिस को स्पेशल टास्क फोर्स बना के, STF बना के भेजा जाता है बाहर कि आप जाइए, आप वहां से पकड़ के उसको लेके आइए। अब देखो, वो मुंबई पुलिस है, कोई बहुत बड़ा आतंकवादी के पीछे गया है उसको पकड़ने के लिए, सालों भर उसका खोज कर रहा है, उधर ही रह रहा है, साल भर से ऊपर हो गया, खोज में लगा हुआ है, जैसे होता ना ISI वगैरह, या क्या बोलते हैं उसको, ISI और अरे क्या बोलते हैं, दो है ना, बहुत बड़ा एजेंसी है, एक ISI है और एक रॉ है, रॉ और ISI जो बहुत बड़ा एजेंसी है इंडिया और पाकिस्तान का, जो छुप के उधर दूसरे कंट्री में रहता है और सारा डिटेल निकाल के देता है, तो वो लोग सालों से कहीं बाहर ही रह रहा है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ऑफिशियल डिप्लोमेट्स कौन होते हैं, वही जो IAS ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, और जो मतलब एम्बेसी में जाके जॉब करते हैं, तो वो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स हो गए, बड़े बड़े पोस्ट के लोग हो गए, वो सब इंडिया से बाहर में जॉब कर रहे हैं, पर उनका सैलरी कौन दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट दे रहा है, तो उनका कमाया हुआ पैसा कहाँ का रहेगा, इंडिया का पैसा रहेगा, भले ही वो खर्चा कर रहे हैं बाहर में, क्योंकि जहां रह रहे हैं खर्चा वही करेंगे, पर कमाई कहाँ का हो जाएगा, इंडिया का ही हो जाएगा। तो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, जो बाहर रहते हैं, आर द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, जहां से वो बिलोंग करते हैं वो वहीं के रेसिडेंट कहलाएंगे। उसके बाद फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट। कौन कौन से लोग हैं जिनको नॉर्मल रेसिडेंट हम ट्रीट नहीं करेंगे, उस पर बात करना है। बोलता है फॉरेन विजिटर्स फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। बोला विदेशी लोग हैं जो विजिट करने के पर्पस से इंडिया आए, मतलब उनका पर्पस क्या था, आना है इंडिया में, महीना 2 महीना घूमना है, घूम के यहाँ से चले जाना है, या मानो आ गए, घूमते घूमते इतना अच्छा लगा कि थोड़ा लंबे समय तक रुक भी गए, फिर लंबे समय तक रुक के वो निकल गए। तो फॉरेन विजिटर्स सिर्फ घूमने के पर्पस से अगर आए हैं, फॉर रिक्रिएशन मतलब थोड़ा वही घूमने के पर्पस से आ गए, हॉलीडे छुट्टी मनाने के पर्पस से आ गए, कोई आदमी जरूरतमंद भी होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया, कोई स्टडी के लिए गया, पढ़ाई के लिए बाहर जाकर शिफ्ट हो गया, कॉन्फ्रेंसेस के लिए गया, मतलब होता है ना बड़े बड़े सेमिनार वगैरह अटेंड करने के लिए गए, स्पोर्ट्स करने के लिए, विराट कोहली खेलने के लिए लंदन चला गया, लंदन वाला प्लेयर इंडिया आ गया, तो ये सब सिचुएशन में क्या उसको हम यहाँ का रेसिडेंट मान लेंगे? अरे भाई पूरा साल ओवर काहे नहीं टूर्नामेंट चलते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि वो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है किसी स्पेसिफिक काम को करना यहाँ के और करके यहाँ से लौट जाना। तो यहाँ रहने के पर्पस से वो नहीं आया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ बस आने नहीं आया है कि यहीं पे अपना जीवन यापन चलाना है, इधर ही कुछ बिजनेस खोलना है और काम करना है, नहीं, वो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए आया है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है। जैसे ही पर्पस कंप्लीट होगा वो यहाँ से चला जाएगा, चाहे उस पर्पस को कंप्लीट होने में 6 महीना लगे, साल भर लगे, 1 दिन लगे, वो करके कंप्लीट चला जाएगा वहाँ से। अगला पॉइंट है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। तो ये वही वाला बात हो गया, क्रू मेंबर्स मतलब वही जो फ्लाइट जो शिप वगैरह में काम करते हैं उसको क्रू मेंबर बोलते हैं। तो ये सीजनल वर्कर्स हैं भाई, 6 महीना यहाँ रहे, 6 महीना वहाँ रहे, या जब इनका काम पड़ा तो गए, नहीं काम पड़ा तो बैठे हुए हैं। मानो कहीं लंदन चले गए, अब फ्लाइट को अब शिप को वहाँ, और वहाँ से जो सामान लेके आना है वो सामान मिला ही नहीं, उसमें लोड हुआ ही नहीं, 2-3 महीना खाली पड़ा हुआ है शिप को वहीं लगा के वहीं वो लोग रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं 2-3 महीना वहीं पे। तो वो लोग तो सीजनल वर्कर हैं, जब काम मिलेगा तो फिर आएंगे, कंट्री छोड़ेंगे, नहीं तो वहीं रहेंगे। तो वैसे लोग को हम क्या करेंगे, हम इंडियन रेसिडेंट, उसको नॉर्मल रेसिडेंट ही
उसको नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट नहीं करेंगे, वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। बाहर के लोग हैं, इंडिया आए, इंडिया के रह गए कुछ दिन फिर चले गए, तो वैसे लोग को इंडियन रेसिडेंट नहीं कहेंगे। फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉइज ऑफ नॉन रेसिडेंट इंटरप्राइजेस, क्या बोला कि जो फॉरेनर्स हैं, अब सोचो ऐसा समझना, लॉरियल पेरिस का ऑफिस है, ठीक है, और लॉरियल पेरिस का ऑफिस मानो इंग्लैंड से उसमें कोई जॉब करने के लिए आया, अब वो कंपनी कहाँ का है नहीं पता, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं मानो लंदन का ही है, लंदन से वहाँ लंदन का वो कंपनी है, अपना ब्रांच खोला है इंडिया में, और लंदन से ही कोई आदमी इंडिया में आया है और उसी कंपनी में जॉब कर रहा है, कंपनी बाहर का, आदमी भी बाहर का, बस वो आया है किस पर्पस के लिए, अपने जॉब के पर्पस से, उसका जॉब है तो वो यहाँ आया है, और उसको सैलरी भी कौन दे रहा है, वही गवर्नमेंट दे रहा है, जो इसको या मतलब जिसका कंपनी वहाँ का है, तो वही कंपनी भेजा है, वही कंपनी सैलरी दे रहा है, सब कुछ उसी का है, वो कैसे इंडियन रेसिडेंट होगा। जैसे हम बोले ना मेरे फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं काम करने, तो जहां जा रहे हैं सरकार उनको पैसा दे रही है, तो वो इंडियन रेसिडेंट होंगे। तो वैसे ही वहां का आदमी यहाँ आ रहा है, वहीं का आदमी पैसा दे रहा है, तो वो वहां का रेसिडेंट होगा। भाई जहां का आदमी है, जहां से सैलरी उसको मिल रहा है, जहां से उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो वहीं का रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों बात को रट्टा मार जाना एकदम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो फॉरेन विजिटर्स हो गए, याद भी करना ऐसे ट्रिक से, फॉरेन विजिटर्स हो गए जो पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए, दवाई इलाज के लिए अगर इंडिया आए हैं, तो वो यहाँ के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनका पर्पस खत्म होते ही वो भाग जाएंगे यहाँ से। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्रू मेंबर के बारे में पढ़े कि क्रू मेंबरशिप वाला जो लोग, शिप वाला कंडीशन था, इसमें शिप वाले लोग जब इंडिया आए फिर इंडिया से बाहर चले गए, इंडियन रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। और एक क्या हो गया, फॉरेनर्स जो कि एम्प्लॉई है किसी दूसरे कंट्री के, यहाँ जॉब करने के पर्पज से आए हैं, तो यहाँ के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, भले ही वो यहाँ सालों साल रह रहे हैं, पर यहाँ के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। अब देखो एम्बेसी, एम्बेसी का बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, राजदूत। एम्बेसी के बारे में पढ़ते हैं, बोलता है ए ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स हु रिप्रेजेंट देयर गवर्नमेंट इन ए फॉरेन कंट्री। बोलता है एक ऑफिशियल्स का ग्रुप है जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे गवर्नमेंट को जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, ठीक है ना, जिनका स्टे कहाँ पे है, इंडिया से बाहर में होता है ना, सरकारी ऑफिसर्स को भेजा जाता है इंडिया से बाहर में। एग्जाम्पल के तौर पे, एन इंडियन एम्बेसी विल नॉट बी लोकेटेड इन इंडिया, इट विल बी लोकेटेड इन अदर फॉरेन कंट्री टू रिप्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट। अब इस पे बार बार बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है, सीधा सा बात, कोई ऑफिसर्स हैं जो ऑफिसर्स इंडिया के काम के लिए बाहर में मतलब फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, पर उनका इकोनॉमिक बेनिफिट कहाँ से एसोसिएटेड है, इंडिया से एसोसिएटेड है, तो वो कहाँ के रेसिडेंट कहलाएंगे, इंडिया के कहलाएंगे। ठीक है, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया इज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई सही बात है, अगर इंडियन काम कर रहे हैं फॉरेन के एम्बेसी में इन इंडिया, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के ही कहलाएंगे। मतलब हम ऐसा कर रहे हैं कि कोई दूसरे कंट्री का एम्बेसी इंडिया में है, अब वहां पे काम कर रहे हैं इंडियन लोग ही, तो वो भी तो इंडियन रेसिडेंट है ही, भले उस एम्बेसी में उस कंट्री का लोग अगर काम कर रहा है तो वो वहां का रेसिडेंट होगा, पर उस कंट्री का एम्बेसी यहाँ है लेकिन इंडिया के लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो ये तो वो लोग तो इंडिया के ही रेसिडेंट कहलाएंगे। एक और देखो, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल भी हो गया कि मानो फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी में, अच्छा ये इंडियन एम्बेसी है कहाँ पे, कनाडा में है या जापान में है, ठीक है, तो कनाडा और जापान में है और वहीं के लोग हमारे इंडियन एम्बेसी में आके जॉब कर रहे हैं, वो कहाँ के रेसिडेंट कहलाएंगे, अपने देश के कहलाएंगे। बिल्कुल, जो उनका देश है वहीं के कहलाएंगे। भाई वो अपने देश में जॉब कर रहे हैं ना, वो वहीं के कहलाएंगे। एम्बेसी भले इंडिया का है पर काम तो अपने देश का कर रहे हैं, वो अपने देश का लोग हैं, अपने देश में काम कर रहे हैं, वहीं के रेसिडेंट कहलाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड देख लो, तो बोलता है एन अकाउंटिंग पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस आर टेकन प्लेस। बोलता है अकाउंटिंग पीरियड का मतलब एक वैसा पीरियड जो 12 महीने का होता है जहां पे सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, अब जरा एक और इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं जिसका नाम है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। हम अपना भाषा में सीधा सीधा बात बोलते हैं कि भाई डोमेस्टिक इनकम का मतलब वैसा इनकम जो अपने घर का इनकम है। अपना घर मतलब क्या, इंडिया पूरा एक घर, इंडिया का पूरा जो बॉर्डर है वो अपना घर, और 12 नॉटिकल माइल्स पानी का जो एरिया है वो भी अपना घर का ही पार्ट है। तो अपना घर प्लस में अपना पानी वाला जो पोर्शन, यहाँ का जो कमाई है ये हो गया इंडियन, ये हो गया डोमेस्टिक इनकम। और इसके बाहर से जो हम कमा के लेके आए फॉरेन इनकम,
अगर हम डोमेस्टिक इनकम और फॉरेन इनकम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। यही चीज अभी हम समझेंगे। अब चाहे कितना भी विस्तार से थ्योरी लिखा हुआ हो, पर लॉजिक तो यही रहेगा कि ये इंडिया का बॉर्डर है घटिया सा हमारा बनाया हुआ, सॉरी हम घटिया ही बनाते हैं इंडिया का बॉर्डर। तो ये इंडिया का बॉर्डर है, इसके बाहर का जो पानी वाला एरिया है, ये पानी वाला भी एरिया जो है वो इंडिया का ही एरिया है। तो यहाँ पे कमाया हुआ जो भी पैसा रहेगा, ये सारा पैसा कैसा रहेगा, इसको हम बोल देंगे डोमेस्टिक इनकम। और जो डोमेस्टिक इनकम से बाहर का कमाई है, मतलब जो हमारे इंडिया के दायरे से बाहर का कमाई है, उसको हम बोलेंगे फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। तो इतना तो लॉजिक हर किसी को क्लियर है कि नेशनल इनकम क्या हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इसका थ्योरी। तो बोलता है बेसिकली इन एवरी कंट्री टू कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम। वन इज डोमेस्टिक फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड अनदर इज नेशनल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। बोलता है कि हर कंट्री में दो कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है किस चीज के लिए, इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। बोलता है पहला है डोमेस्टिक इनकम के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, और दूसरा है नेशनल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो दोनों यही दोनों चीज को यूज करेंगे। बोलता है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, पहले ये बात करो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, जो भी हम बोले हैं वही होता है। तो बोलता है व्हेन डोमेस्टिक इनकम इज टू बी कैलकुलेटेड देन वी नीड टू एड अप ऑल द ट्रांजैक्शन व्हिच आर टुक प्लेस ऑन डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक बाउंड्रीज का मतलब क्या, वही इंडिया का दायरा, 12 नॉटिकल माइल पानी का पार्ट। तो बोलता है ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। बोलता है जो भी शिप्स और एयरक्राफ्ट है, भले ही वो चलते इंडिया के बाहर चला गया, पर है तो इंडिया का ही और इंडिया के पर्पस के लिए काम कर रहा है, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा। भले ही वो काम जाके कर रहा है इंडिया से बाहर में, पर है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस आर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। भाई देखो फिशिंग वेसल का मतलब क्या, जहां से मछली मारा जाता है, नेचुरल गैसेस निकाला जाता है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है। तो जितने भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है, मतलब जो समुद्री जहाज वाला प्लेटफॉर्म है, उस जगह पे क्या होगा, अगर उसको रेसिडेंट, हमारे इंडियन रेसिडेंट के द्वारा चलाया जा रहा है और इंडिया के दायरे में चलाया जा रहा है, तो इंडिया का है। अब जरा सोचो चाइना का मछली तैरते हुए इंडिया में आ जाए, तो मछली किसका, इंडिया का कि चाइना का है? चाइना का है। इंडिया का होगा कि चाइना का होगा? अब अपना, हाँ इंडिया का। उधर से जहां इंडिया आया, इंडिया का हो गया। हम मारे ना भाई, जो पकड़ा उसका हो गया, हम अपने बाउंड्री लाइन में पकड़े हैं, ठीक है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। बोलता है एम्बेसी मानो दूसरे, हर कंट्री का एम्बेसी दूसरे कंट्री में होता है। तो हर कंट्री का एम्बेसी जब दूसरे कंट्री में होता है, तो उस कंट्री में जहां जहां भी एरिया को हम अलॉट किए हुए हैं, वो अपना इंडिया का बाउंड्री है, वो भी है ना। पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के हिसाब से, वाटर बाउंड्रीज के हिसाब से और एयर बाउंड्रीज के हिसाब से। ये तीनों एरिया जो है पॉलिटिकल फ्रंटियर के हिसाब से क्या कहलाएगा, हमारा डोमेस्टिक बाउंड्री कहलाएगा। ज्योग्राफिकल बाउंड्री का मतलब क्या, जो हमारा मेन लैंड हो गया, मेन लैंड ऑफ इंडिया, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गया। जो हमको दिख रहा है मैप में, इंडिया का जो मैप दिख रहा है पूरे किनारे किनारे तक, वो सब इंडिया का बाउंड्री हो गया, बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया। तो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गया। एक हो गया वाटर बाउंड्री, पानी का बता दिए 12 नॉटिकल माइल्स। उसी तरह से एयर बाउंड्री भी होता है। आसमान में भी मेरा, मतलब सोचो कि मुस्कान का घर है 5 तल्ला, और 6ठा तल्ला जाके हम बना दिए, बोले तुम्हारा जमीन है, ऊपर हम बनाएंगे, मेरा मर्जी। ऐसा हो सकता है क्या? जो जमीन नीचे वाला तुम्हारा है, उसके ऊपर का भी पोर्शन तो तुम्हारा ही होगा। ऐसा थोड़ी नहीं बोलेंगे ऊपर आसमान में हम घर बनाएंगे। मुस्कान के छत्ता से इसका 5 फ्लोर है ना, तो 1 फ्लोर का जगह छोड़ देंगे, 6ठा फ्लोर का 7वां फ्लोर हम बना लेंगे। बोलेंगे हम तुम्हारा जमीन पे बनाए हैं, तुम्हारा दीवार में टच किए हैं, 7वां तल्ला मेरा है। कैसे बनाएंगे? आसमान में बनता है क्या? नहीं ना। तो एयर बाउंड्री का मतलब हो गया कि जो हमारे दायरे से, जो हमारे दायरे में है और उसी दायरे के ऊपर का जो पोर्शन है वो सब मेरा है। भाई मुस्कान अगर 100 तल्ला मकान बनाएगी, इसको कौन रोक देगा? बोलेगी मेरा जमीन है, जमीन मेरा तो उसके ऊपर का आसमान मेरा, सीधा सा बात। उसके ऊपर हम जितना भी अपना फ्लोर बनाते चले, वो मेरा फ्लोर है। उसको कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है।
उसी तरीके से इंडिया में भी जो इंडिया का एरिया जहां बाउंड्री है उसके ऊपर का एरिया भी हमारा है। तो मानो कोई आदमी ना इंडिया में बोला हम जमीन से ना घुसेंगे, ऊपर से घुसेंगे, अरे ऊपर से घुसोगे वहीं भी मार के गिरा देंगे, क्योंकि वो तुम्हारा बाउंड्री नहीं है, वो मेरा बाउंड्री है। जहां उस बाउंड्री को क्रॉस करोगे, नीचे से एयरफोर्स वाला बैठा रहता है, उड़ाए वही उड़ा देगा। ठीक है, तो एयर बाउंड्री भी इंडिया के ही दायरे में आएगा। अब उसके बाद आते हैं नेशनल इनकम पे। ठीक है, तो बोलता है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम वन नीड टू ऐड फॉलोइंग थिंग्स इन डोमेस्टिक इनकम। बोलता है डोमेस्टिक इनकम में बस थोड़ा सा चीज ऐड करना है। फॉर्मूला देख के बिल्कुल डरो ही मत, इतना आसान फॉर्मूला तो जीवन में कभी पढ़ी ही नहीं होगी। बोलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भाई इनकम हम बाहर से कितना कमाए हैं ये हमको जानना है। तो फीफा माइनस फीटा, नफिया बराबर फीफा माइनस फीटा, यही फॉर्मूला है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बराबर फॉरेन इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और माइनस फॉरेन इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां फ्रॉम और टू का बड़ा इंपॉर्टेंस है। फ्रॉम का मतलब कि उस कंट्री से हमको कितना इनकम हुआ। तो जब हम अपना सामान को एक्सपोर्ट किए होंगे, ध्यान से सुनना, जब हम अपने सामान को, अपने इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किए होंगे तो हमको फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वहां से कमाई आया होगा। और जब इंपोर्ट किए होंगे तो फॉरेन इनकम टू अब्रॉड, फिर हम उसको कमाई दे दिए होंगे। तो हमको मानो 1 लाख रुपया का कमाई आया और 80,000 का कमाई हम उसको दे दिए, बचा कितना? 20,000। यही 20,000 हमारा हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हम कमाए हैं, हम दूसरे देश से कमाए हैं। और इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तब देश बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो देश में कमाई आएगा और कमाई आएगा तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा। नेशनल इनकम बढ़ेगा, इंडिया का ग्रोथ बढ़ेगा। कितना लॉजिकल बात है, देखो जरा सा भी इसमें लॉजिक में कोई कमी है? एकदम नॉर्मल सा लॉजिक है कि भाई देश में दूसरे देश का कमाई अगर आएगा तो हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा और नेशनल इनकम बढ़ेगा तो हमारे देश में रिसोर्सेज बढ़ेगा, रिसोर्सेज बढ़ेगा तो मल्टीपल काम जो नया नया होना चाहिए जो होगा हमारे देश में भी, जैसे बाकी देश में होता है। आज बाकी देश के करेंसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ही क्यों मेजर किया जाता है? अमेरिका के करेंसी का वैल्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्यों मेजर किया जाता है? क्योंकि यही असली जरिया है। हमारे देश में गोल्ड पर होता है, लो जितना सोना है उतना वैल्यू है नोट का, सोना खत्म नोट का वैल्यू खत्म। पर बाकी देश में ऐसा नहीं है, वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे गेम करता है, इसलिए सबसे ज्यादा तरक्की वो लोग करता है क्योंकि वहां का सामान ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो फीफा नेट फैक्टर इनकम अगर जानना है तो क्या करेंगे? फीफा माइनस फीटा, फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन इनकम टू अब्रॉड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम अब्रॉड भी तो बोल सकते हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अब्रॉड बोल देंगे, फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। तो फीफा माइनस फीटा कर देंगे, हमारा नफिया निकल के आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, उसके बाद बात आता है ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो बोलता है कि एज वी नो दैट इनकम कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज नेशनल इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट इट विद डेप्रिसिएशन और विदाउट डेप्रिसिएशन। बोला कि हम लोग जहां तक जैसा जानते हैं कि जो इनकम होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक एज वेल एज नेशनल के लिए, इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट इट विद डेप्रिसिएशन और विदाउट डेप्रिसिएशन। अरे भाई कोई भी इनकम जो है उसमें से डेप्रिसिएशन हटा के ही तो उसका सही वैल्यू निकालते हैं। हम पहले भी फॉर्मूला में पढ़े हैं कि ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो नेट पे आ जाते हैं, तो वही बात यहाँ भी बोल रहा है, डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा नेट के लिए। That means if we want to calculate income in which depreciation is not subtracted, then that is called as gross। भाई सीधा सा बात है कि जब जिसमें से डेप्रिसिएशन को हम सब्ट्रैक्ट नहीं किए, नहीं घटाए, मतलब वो ग्रॉस इनकम है। डेप्रिसिएशन जैसे ही घटा देंगे नेट पे आ जाएंगे। तो ऑन द अदर हैंड इफ वी सब्ट्रैक्टेड डेप्रिसिएशन देन इट इज कॉल्ड एज नेट। हो गया, बात समझ में आ गया? देखो फॉर्मूला, ग्रॉस बराबर नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अगर हमको ग्रॉस पे जाना है तो नेट में डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो ग्रॉस पे आ जाएंगे। हमको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट पे आ जाएंगे। So we can say that gross included depreciation and net does not। मतलब कि अगर हम ग्रॉस का बात कर रहे हैं तो उसमें नेट में क्या है? डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम नेट का बात कर रहे हैं तो नेट में डेप्रिसिएशन नहीं जुड़ा हुआ है, उससे हटा हुआ है। फिर बात आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना? तो बोलता है अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इनकम इज एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। It means we can calculate income with indirect taxes or without indirect taxes।
भाई बोला आपको जानना है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो हमारे कॉस्ट से, मतलब देखो ऐसे समझो कि हमने किसी गुड्स का प्रोडक्शन किया, अब प्रोडक्शन किए तो उसको बेचेंगे तो सरकार हमसे टैक्स लेगा कि नहीं। तो फैक्टर कॉस्ट हो गया जो मेरा लागत है, और जैसे ही हम उसको दूसरे जगह बेचेंगे तो उसमें टैक्स का पोर्शन जुड़ जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर टैक्स जोड़ दिए तो मार्केट प्राइस पे हम आ गए। देखो, इट मीन्स वी कैन कैलकुलेट इनकम विथ इनडायरेक्ट टैक्सेस और विदाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आगे, इफ इनकम इज टू बी कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, अगर इनकम को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया गया देन इट इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस। बोला अगर इनकम को आप कैलकुलेट कर रहे हो मार्केट प्राइस पे तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना पड़ेगा तो आप किस पे आ जाओगे, मार्केट प्राइस पे आ जाओगे। ऑन द अदर हैंड इट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट देन इट इज विदाउट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट का, मतलब इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट को कोई भी जोड़ा घटाया नहीं गया है, क्योंकि जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट को, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। देखो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स जानना है तो मानो कि 100 रुपए का टैक्स है और गवर्नमेंट हमको 20 रुपए का सब्सिडी दे दी, छूट दे दी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का अगर बात करें तो 80 रुपया ना टैक्स भरे हम। टैक्स बन रहा था 100 रुपया, लेकिन सरकार हमको 20 रुपया छोड़ दी। सरकार बोली चलो 20 रुपया हम आपको रियायत दे रहे हैं, तो असली में मेरा टैक्स का अमाउंट तो 80 रुपया ही बना। मानो तुम अपने घर के ऊपर सोलर एनर्जी वाला प्लेट लगाई, ठीक है, जिससे तुम्हारे घर में बिजली का एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मिलते रहेगा। तो जब सोलर प्लेट लगा रही थी सरकार बोला आप तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हो, ये तो अच्छा चीज है, आप धूप आ रहा है उससे आप एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हो तो अच्छी बात है, तो आपका ये इसमें बनाने का लागत कितना लग रहा है। तो तुम बोली मेरे यहाँ बनाने का लागत 5 लाख रुपया लग रहा है। सरकार बोलेगी हम 2 लाख रुपया आपको वापस कर देंगे अकाउंट में। तो भले ही अभी तो तुम्हारा कॉस्ट 5 लाख है, पर बाद में ये सब्सिडी घटने के बाद तुम्हारा कॉस्ट तो 3 लाख ही आने वाला है। तो अगर हम नेट कॉस्ट का बात करें वो 3 लाख है, लेकिन ग्रॉस कॉस्ट का बात करें तो 5 लाख है। तो हम अगर मानो हम सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स का बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया 5 लाख, लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्स का बात करें एग्जांपल के तौर पे हम बोल रहे हैं कि अगर नेट का बात करेंगे तो वो 3 लाख हो जाएगा। तो वैसे ही टैक्सेस का जितना अमाउंट बन रहा है वो तो बन ही रहा है, प्लस में सरकार जो छोड़ दी उसको तो हम हटाएंगे ना, सब्सिडी वाले पोर्शन को। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को अगर हम माइनस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आ जाएगा। और फैक्टर कॉस्ट में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। भाई अभी ना बताए कि फैक्टर कॉस्ट वैसा कॉस्ट जिसमें टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही टैक्स जुड़ेगा मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जोड़ेंगे मार्केट प्राइस पे आएंगे। कौन सा वाला टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तुमको घुमाएगा क्या बोल के, तुमको इनडायरेक्ट टैक्स दे देगा, सब्सिडी भी दे देगा, तो तुमको इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा के ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गया। ये वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में करेंगे, सो दैट इसका पूरा कैलकुलेशन हम अच्छे से समझ जाएं, वरना अभी तुम लोग का दिमाग इतने में बाउंस कर गया है, ठीक है। तो इस वाले क्लास को यहीं पे एंड किया जाए।